हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। और ये है मेरे फ्रेंड की गाड़ी, जो कि पिछले 2-3 दिनों से मैं चला रहा हूँ। और लगभग 400-500 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में देंगे आपको इसका डिटेल ड्राइव रिव्यू और बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस कि ओवरऑल कैसी लगी मेरे को ये Hyundai i20 अपनी पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन में। और ओवरऑल बताऊंगा कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं। आप लोग जानते हैं कि मैं खुद एक बलिनो ओन करता हूँ और उसका डायरेक्ट राइवल है ये गाड़ी। तो एक एक चीज डिटेल में बात करके आपको बताएंगे और समझाएंगे कि क्या i20 एक राइट चॉइस रहने वाली है आपके लिए प्रीमियम हैच सेगमेंट में या फिर नहीं। तो चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस ड्राइव को अपने टिपिकल वे में और आपको देते हैं सभी डिटेल्स इस Hyundai i20 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो ये टॉप एंड वेरिएंट तो है नहीं, तो उतने ज़्यादा बेल्स एंड विसल्स फीचर्स इसमें नहीं है। बट जितनी चीज़ें नेसेसरी होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती हैं। तो डोर से शुरू करते हैं। तो सारे कंट्रोल्स रीच में। राइट साइड में आपको मिलता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लेवलर। उसके अलावा क्रूज कंट्रोल राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स, एमआईडी के कंट्रोल्स भी राइट में ही रखे गए हैं। ऑटो हेडलैम्प और नॉर्मल हेडलैम्प के कंट्रोल, वाइपर के कंट्रोल्स। 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है, सारे फिजिकल कंट्रोल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। ऑटो एसी के कंट्रोल्स भी रीच में, और नीचे अपना टाइप सी, टाइप ए और 12 वोल्ट सॉकेट सभी चीज़ें दे दी गई हैं। उसके अलावा कोई ऐसे खास कंट्रोल्स इस गाड़ी के अंदर है नहीं। ऊपर लाइटिंग कंट्रोल्स वगैरह आपको ऑफर किए गए हैं। तो कंट्रोल्स की अगर बात करें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रीच से बाहर हो या अर्गोनॉमिकली इशू लग रहा हो इस गाड़ी में। हर चीज़ रीच में रहती है और ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स के हिसाब से गाड़ी में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, विजिबिलिटी की बात आ रही है और प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है, तो बोनट विजिबिलिटी वगैरह आप देखेंगे तो इसमें नहीं मिलती है। सीट हाइट ऊपर करके थोड़ी बहुत विजिबिलिटी मिल जाती है, बट नोज डाइव डिज़ाइन होने की वजह से 100% विजिबिलिटी या एसयूवी टाइप विजिबिलिटी आपको इस गाड़ी में बिल्कुल भी ऑफर करी नहीं जाती। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो ORVM से बढ़िया विजिबिलिटी आ जाती है, और IRVM भी आपको सही विजिबिलिटी ऑफर कर देता है। और विजिबिलिटी का एक और पार्ट गाड़ी रोक के आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, रिवर्स कैमरा इसके अंदर दे दिया गया, जिसकी क्वालिटी और क्लैरिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये डायनामिक गाइडलाइंस के साथ आ रहा है। तो इसकी क्वालिटी क्लैरिटी ठीक लगी। और ओवरऑल अगर बात करते हैं तो विजिबिलिटी पार्ट में बस आपको फ्रंट बम्पर की जजमेंट चाहिए, बाकी विजिबिलिटी इस गाड़ी के अंदर ठीक है। और अगर आपको एक हैचबैक या एक सेडान चलाने का अंदाज़ा नहीं है, या फिर आप किसी एसयूवी से एक हैचबैक पे जा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इस गाड़ी पर स्विच होने में। इसके बाद बात करते हैं ड्राइवर्स कंफर्ट की। तो ओवरऑल देखेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, पेडल प्लेसमेंट ठीक ठाक है, और ड्राइविंग पोजीशन लेने में कोई खास दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये जो स्टेयरिंग आप देख रहे हैं ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट के साथ आता है। और ये जो सीट आप देख रहे हैं ये भी सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ ऑफर करी गई है। तो ओवरऑल आपको ड्राइविंग पोजीशन लेने में कोई खास परेशानी नहीं आती है इस i20 के अंदर। और ओवरऑल एरोडायनामिक्स के हिसाब से गाड़ी काफ़ी सही रखी गई है, और डिज़ाइन वगैरह भी इस गाड़ी का थोड़ा सा शार्पर साइड पे। कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करते हैं तो प्राइमरी कॉम्पिटिटर्स इस गाड़ी के एक दो ही हैं। तो बलिनो और ग्लैंजा एक ही बात है। तो उस हिसाब से अपना पर्सपेक्टिव आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इंजन के पार्ट में देखेंगे तो दोनों ही 4 सिलेंडर गाड़ियाँ हैं, और ओवरऑल इसके इंजन से भी उतनी ज़्यादा शिकायत नहीं है। बट माइलेज की जहाँ पे बात आ जाती है तो दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे इस गाड़ी की माइलेज इस टाइम दिख रही है 8.6 की। कितनी दे रही है और कितनी इसने ओवरऑल दी, ये तो आपको माइलेज टेस्ट में बताऊंगा और इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। ये माइलेज गलत दिखा रहा है, क्यों गलत दिखा रहा है ये भी आपको आगे चल के बताऊंगा। तो ओवरऑल कंपटीशन के हिसाब से हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, बलिनो ग्लांजा आप माइलेज के लिए ले सकते हैं, इस गाड़ी को आप प्रीमियम फील के लिए ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है इस सेगमेंट के अंदर टाटा की अल्ट्रो, जो कि अगर आपको सेफ्टी रेटिंग पे ध्यान देना है, गाड़ी कैसी चलती है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, तो आप उस गाड़ी को ले सकते हैं, क्योंकि वो 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है। चलिए, अब जहाँ ड्राइविंग की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं डिटेल में कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। तो चलिए दोस्तों, बेसिक बातें तो हो गई इस गाड़ी के बारे में। अब बात करते हैं ड्राइविंग से रिलेटेड।
तो ड्राइविंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो एक गाड़ी का होता है वो होता है उसका इंजन। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में पता नहीं आपको बताया नहीं बताया, तो दोस्तों पहले i20 के अंदर एक 1 लीटर टर्बो इंजन आता था, अब वो i20 के अंदर से हटा दिया गया, अब वो आपको सिर्फ i20 N लाइन के अंदर देखने को मिलता। तो ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा इंजन के साथ आती है, जो कि आपको ऑफर करता है 84 PS की पावर और साथ में 114 Nm का टॉर्क। ओवरऑल पावर फिगर्स के बाद हिसाब से बात करें तो पावर फिगर्स ठीक है, हालांकि बलिनो से कंपेयर करें तो 5 से 6 PS का फर्क है। और ओवरऑल अगर बात करते हैं चलाने में कैसी है ये गाड़ी, नंबर्स को छोड़ देते हैं एक तरफ, तो चलाने में कोई खास शिकायत नहीं है और ओवरऑल चलने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन ये रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों इंजन के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जो कि मैंने आपको दिखाया था, माइलेज। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कहा है कि माइलेज के लिए बेहतर रहेगा आप बलिनो को देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं Hyundai के पेट्रोल इंजन उतनी ज़्यादा माइलेज नहीं दे पाते हैं, स्पेसिफिकली सिटी में अगर बात करते हैं। और अगर आप मेरी तरह खाने पीने के शौकीन हैं और गाड़ी खड़ी करके AC चला के आप खाना वाना खाते हैं तो इसकी माइलेज काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। अभी जैसे आपको 8.6 की माइलेज दिखाई थी तो वो इसलिए थी क्योंकि शूट के टाइम गाड़ी काफ़ी देर खड़ी रहती है। इस वीडियो से पहले मैंने आपके लिए इस गाड़ी का वॉक अराउंड बनाया, तो वॉक अराउंड में गाड़ी कहीं ना कहीं काफ़ी देर स्टार्ट रहती है। तो ये कुछ वजह है जिन वजह से इसकी माइलेज आती है कम। हाईवे पे कितनी माइलेज आती है तो दोस्तों कंपनी क्लेम करती है 20 के आसपास, और उससे कई ज़्यादा माइलेज मैंने इससे निकाल ली है। कितनी ज़्यादा निकाली है ये तो आपको माइलेज टेस्ट में जाके ही देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल अगर बात करते हैं तो माइलेज से कोई खास शिकायत आपको नहीं रहने वाली है अगर आपकी ट्रैवलिंग सिर्फ हाईवेज पे रहती है। अब ये आपको जज करना पड़ेगा कि आपकी रनिंग कहाँ रहती है और किस तरह की रोड्स पे रहती है, किस तरह के ट्रैफिक में रहती है, और उस हिसाब से आप इस गाड़ी को भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो दोस्तों इंजन हो गया, माइलेज हो गई, अब बात करते हैं ब्रेकिंग की। तो दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर तो इस गाड़ी के अंदर है नहीं, और ना ही इस गाड़ी के अंदर चारों डिस्क ब्रेक हैं। आगे डिस्क मिलती हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, और ओवरऑल जितनी ब्रेकिंग पावर दी है उतनी पावर के हिसाब से सेटिस्फैक्ट्री है, ब्रेकिंग में कोई शिकायत नहीं है इस गाड़ी से। और नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों हाईवेज के हिसाब से जैसा मैंने बताया कि माइलेज काफ़ी अच्छी दे देती है ये गाड़ी। तो हाईवे पे मैंने इसे ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर चलाया, और हाईवे पे स्टीयरिंग का क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि Hyundai के स्टीयरिंग जनरली थोड़े से लाइट होते हैं और सिटी के हिसाब से ज़्यादा ट्यून करता है Hyundai अपनी गाड़ियों को। तो इस गाड़ी की अगर बात करें तो इसका भी स्टीयरिंग लाइट है और ओवरऑल हल्का फुल्का वेट ये गेन कर लेता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही प्रीमियम फील या बहुत ही वेट एड ऑन करके ये बताएगा कि आप हाईवे पे एक अच्छी गाड़ी से चल रहे हैं। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बाकी कटिंग और कॉर्नरिंग की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे तो सामने हल्की फुल्की कटिंग अगर आप 70-80 की स्पीड पे भी करते हैं तो गाड़ी की स्टेबिलिटी वगैरह में कोई इशू नहीं आता। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है और Hyundai अपने सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्टर साइड पे रखता है, तो गाड़ी अगर फुल लोड के साथ चल रही हो तो हल्की फुल्की स्क्रैप कर सकती है कुछ ज़्यादा ही खराब स्पीड ब्रेकर्स पे या रोड्स पे, उस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर बात करते हैं तो ओवरऑल गाड़ी डेली लाइफ में चलाने में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, भले ही आप इस गाड़ी को एक पैसेंजर के साथ चलाएं या दो के साथ। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो दोस्तों हैंडलिंग ओवरऑल रफ चलाने के हिसाब से ये गाड़ी नहीं बनाई गई है, ये बनाई गई है फैमिली कंफर्ट के हिसाब से। और सस्पेंशन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सॉफ्टर साइड रखा गया है इस गाड़ी में। तो अगर आप हाई स्पीड टर्न वगैरह लेते हैं या थोड़ा स्पोर्टी तरीके से इस कार को चलाना चाहते हैं, या कुछ लोग इंस्पायर हो जाते हैं इसके मॉडल नेम से भी कि i20 स्पोर्ट्स है, तो दोस्तों स्पोर्ट्स वाली इसमें कोई बात नहीं है, बट नॉर्मल चलाने के हिसाब से ये गाड़ी आपको कहीं से कहीं तक निराश नहीं करेगी। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ड्राइविंग पार्ट में, जो कि है इसका ट्रांसमिशन। तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी मैं चला रहा हूँ, और इसके साथ आपको IVT बोलता है Hyundai, और वैसे वो CVT ट्रांसमिशन है तो उसका भी ऑप्शन आता है। दोनों ही चला रखी है इसलिए दोनों की ही बात कर लेता हूँ। हालांकि फिलहाल मैं एक मैनुअल गाड़ी में बैठा हूँ, तो मैनुअल की बात करते हैं पहले। तो दोस्तों Hyundai के क्लच से जनरली जब गाड़ी नई होती है, मैंने आपको दिखाया कि ये गाड़ी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है, 4000 किलोमीटर चली है, और वो भी मैंने पूरे करे हैं आपके सामने। तो कहीं ना कहीं क्लच में अभी फिलहाल कोई शिकायत नहीं है, बट मैं Hyundai का एक ओनर रह चुका हूँ पहले, और अभी भी मेरे घर में ही है वो गाड़ी। तो कहीं ना कहीं Hyundai के क्लच वगैरह जल्दी हार्ड हो जाते हैं, तो उस चीज़ से आपको में भी परेशानी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि Hyundai ने उस चीज़ को सुधार दिया हो। बाकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके IVT ट्रांसमिशन की।
तो दोस्तों IVT ट्रांसमिशन भी स्मूथ ड्राइव के लिए काफ़ी सही है। हालांकि पावर फिगर्स में उसमें फ़र्क आ जाता है। 84 PS की जगह उसमें 87-88 PS की पावर मिल जाती है। 4 PS से कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं आ जाता है, बट जो कहीं ना कहीं लैग फील होता है आपको ऑटोमेटिक के अंदर, तो आपको सिमिलर ही परफॉर्म करती दिखाई देंगी गाड़ियाँ, चाहे आप मैनुअल चलाएं चाहे आप IVT चलाएं। तो ये एक खास बात रहने वाली है, क्योंकि पावर फिगर्स को उस तरह से मैनेज किया गया है। तो नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो दोस्तों दोनों ही ट्रांसमिशन में कोई ऐसी खास शिकायत नहीं है जो आपको मेंशन करके बतानी पड़े। और ओवरऑल गाड़ी जितनी मैंने एक्सपीरियंस करी है, तो उस हिसाब से भी गाड़ी में भी कोई शिकायत नहीं है, अगर आपके लिए माइलेज कोई कंसर्न नहीं है। क्योंकि Hyundai के क्वालिटी लेवल्स, फिट एंड फिनिश और फील काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रहती है। ये मोस्टली लोग जानते हैं जिन्होंने भी Hyundai की गाड़ी को यूज़ करा है या फिर Hyundai की गाड़ी को फील करा है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों कंफर्ट में मैंने आपको बता दिया कि सस्पेंशन कंफर्ट की साइड ट्यून्ड है, और जनरली Hyundai की गाड़ियों में कंफर्ट की साइड ही ट्यून्ड रहते हैं। बट उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कंफर्ट के अंदर, वो होता है NVH लेवल्स। तो उनकी बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर बात करी जाए तो हाईवे क्रूजिंग पे भी एक और एस्पेक्ट है जो कि इस गाड़ी से उतना रिलेटेड नहीं है, बट जितनी भी गाड़ियां इस सेगमेंट के अंदर फॉल करती हैं या फिर 1200 सीसी के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती है, उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, वो भी आपको बता दूंगा। तो NVH लेवल्स की बात करें तो दोस्तों नॉइज, वाइब्रेशन, हार्शनेस में पेट्रोल इंजन में हार्शनेस तो होती नहीं है। वाइब्रेशन की बात करें तो नई गाड़ी है, और ओवरऑल मेरी पुरानी गाड़ी भी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह नहीं बनाती है। और नॉइज़ की बात करें तो जनरली सभी गाड़ियाँ हाई RPM पे आपको नॉइज़ तो देंगी ही। तो अगर नॉर्मल ड्राइविंग के हिसाब से बात करें तो NVH लेवल सॉर्टेड है, और नॉइज़ हल्की फुल्की हाई स्पीड पे आपको अपने ORVM से कटती हुई हवा की आ जाएगी। और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर सीएट के टायर्स दिए हुए हैं, जो कि मैं अपनी बलिनो के अंदर ऑलरेडी चला रहा हूँ, तो सीएट के टायर्स के अंदर टायर नॉइज़ जब आप गाड़ी को 30-40 हज़ार किलोमीटर चला लेते हैं तो अच्छी खासी आ जाती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। इन केस आपको टायर नॉइज से परेशानी रहती है तो मेरी टिप आपके लिए ये रहेगी कि जैसे ही आप गाड़ी लें उसी टाइम आप गाड़ी के टायर्स को अपग्रेड करा दें एक बेहतर ब्रांड की तरफ, तो फिर वो शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब फाइनली बात करें तो दोस्तों मिड वेरिएंट है ये i20 का, और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। हालांकि आपने वॉक अराउंड वाला वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा तो उसमें जाके देख लीजिए, उसमें मैंने आपको एक खास बात बताई है स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में, जो कि इससे भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी निकल के आ जाता है। ये नॉर्मल स्पोर्ट्स वेरिएंट है, बाकी चॉइस आपकी है कि आपको कितने फीचर्स और आपका बजट कौन सा वेरिएंट अलाउ करता है। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो इस गाड़ी को लेके आप निराश तो डेफिनेटली नहीं होने वाले हैं। अब इस इंजन की अगर बात करी जाए तो दोस्तों ये इंजन Hyundai कई सारी गाड़ियों में यूज़ करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम नियोस, ऑरा के अंदर भी यही इंजन आता है, i20 के अंदर भी यही इंजन आता है, वेन्यू के अंदर भी यही इंजन आता है, किया की सोनेट के अंदर भी यही इंजन आता है, और कुछ ही टाइम में आने वाली है किया की साइरोस, उसमें देखेंगे कौन सा इंजन आता है। तो ओवरऑल कई सारी गाड़ियों में ये इंजन चल रहा है, तो इस इंजन से आपको लॉन्ग टर्म में ना मेंटेनेंस पार्ट पे और ना ओवरऑल रिलायबिलिटी के पार्ट पे कोई दिक्कत परेशानी आने वाली है। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रह गया हो i20 के लेके या कोई भी पर्टिकुलर पार्ट को लेके इस वीडियो में, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी और गाड़ी का रिव्यू तो सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत ही जल्द अलग अलग गाड़ियों के रिव्यूज़ आपके लिए आ रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।